हेलो एवरीवन, हिंदी साहित्य संगम के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग पांडे सीरीज पढ़ रहे हैं और पांडे सीरीज में हम लोगों ने 19 दिन में और 19 क्लास में 19 दिन और 19 क्लास, ठीक है। 19 दिन और 19 क्लास में हम लोगों ने पेज नंबर 1 से लेकर के 285 1 से लेकर के 285 तक के पेज को हम लोगों ने पढ़ लिया है। और आज जो क्लास है वो 20वां क्लास है। इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे 286 नंबर पेज से लेकर के 300 तक के पेज को, ठीक है। जैसा कि हम लोग टारगेट बनाए हैं कि एक क्लास में एक दिन में हम लोग 15 पेज को समाप्त करेंगे, उस हिसाब से आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे 286 नंबर पेज से लेकर के 300 तक के पेज को, ठीक है। ये तो रही पेज की बात। तो जो लोगों क्लास नहीं देखें 1 से लेकर 19 तक की क्लास को, वो लोग देख सकते हैं। प्लेलिस्ट बनी हुई है पांडे सीरीज के नाम से, उसमें जाकर आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग पढ़ रहे थे उपन्यास पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोग आंचलिक उपन्यासकार की बात कर रहे थे। उसमें रामदरस मिश्र के आंचलिक जो उपन्यास थे हम लोगों ने पढ़ लिया था, और हिमांशु जोशी के जो उपन्यास है उसको हम लोग पढ़ रहे थे। सबसे पहले हिमांशु जोशी का एक उपन्यास हम लोगों ने पढ़ा था पिछली क्लास में, महासागर। और दूसरा जो उपन्यास हम लोगों ने पढ़ा था अरण्य, ठीक है। महासागर और अरण्य, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग को पढ़ना है तीसरा उपन्यास। ये किसका है? हिमांशु जोशी का। ध्यान रखिए, पिछली क्लास जो लोग देखे होंगे उन लोगों को पता है हिमांशु जोशी का, ठीक है। हिमांशु जोशी का ये आंचलिक उपन्यास है। इसमें महासागर और अरण्य पिछले क्लास में हम लोग दो उपन्यासों को पढ़ लिए थे। अब देखते हैं छाया मत छूना मन उपन्यास हिमांशु जोशी का है, और यह लिखते हैं 1974 में। इसमें एक लड़की की अपने परिवार के लिए त्याग एवं बलिदान की कथा दिखाई गई है। कगार की आग 1976 का है। अल्मोड़ा जिले के लघौना गांव की गोमती की कहानी, लघौना गांव की जो गोमती है उसकी कहानी है। और अगला जो उपन्यास है वो है तुम्हारे लिए प्रकाशित होती है 1978 में। समय साक्षी है 1982 में। इसमें जो विषय वस्तु है, आपात के दौरान देश में फैली अराजकता एवं अस्थिरता का चित्रण किया गया है। सूरज उपन्यास 1982 का है। इसमें नायिका गांगी के जीवन संघर्ष का चित्रण है। गांगी नाम याद रखिए, नायिका जो गांगी है इसमें उसके जीवन का जो संघर्ष है उसको इसमें दिखाया गया है, ठीक है। ये रहे हिमांशु जोशी के उपन्यास। अब देखते हैं विवेकी राय के जो उपन्यास है वो। विवेकी राय एक आंचलिक उपन्यासकार हैं। इनके उपन्यास निम्नांकित हैं। बबुल 1967, पुरुष पुराण 1975। इसमें दुखन के द्वारा नए और पुराने के संघर्ष का चित्रण है। दुखन नाम है, दुखन के द्वारा नए और पुराने के संघर्ष का चित्रण इसमें दिखाया गया है। लोक ऋण 1977 का है, और इसमें ग्रामीण संस्कृति व आयातित आधुनिक संस्कृति के बीच तनाव का चित्रण किया गया है। श्वेत पत्र है 1979 का। इसमें पूर्वांचल के जनजीवन का सजीव चित्रण किया गया है। सोना माटी, ध्यान रखिएगा, बहुत ही अच्छा उपन्यास है विवेकी राय का, और यह 1983 में प्रकाशित होती है। इसमें गाजीपुर बलिया के बीच करैल क्षेत्र के जनजीवन का चित्रण है। ये बीच है, गाजीपुर और बलिया के बीच जो करैल क्षेत्र होता है वहाँ का जो जनजीवन है उसको दिखाया गया है सोना माटी उपन्यास में। समरसेस से 1988 का है। पूर्वांचल के किसान मजदूर के शोषण एवं उनके संघर्ष की कथा है इसमें। मंगल भवन 1994 का है। इसमें राष्ट्र निष्ठा और देशभक्ति का चित्रण है। नमामि ग्रामम 1997, गाँवों की दुर्दशा का अलग अलग शीर्षकों में चित्रण किया गया है। गाँव की दुर्दशा का अलग अलग शीर्षकों यानी अलग अलग नामों में इसका चित्रण किया गया है। अमंगलहारी सन 2000 का है, और देहरी के पार सन 2003 का है, ठीक है। ये सब विवेकी राय के आंचलिक उपन्यास है। आंचलिक का मतलब अंचल विशेष से गाँव की जो देश दशा होती है उसको लेकर लिखना है, ठीक है। अब देखते हैं भगवान दास मोरलवाल एक महत्वपूर्ण आंचलिक उपन्यासकार के रूप में प्रसिद्ध हैं। इनकी प्रकाशित कृतियां निम्नांकित हैं। इधर दिया है उपन्यास काला पहाड़ 1999 का है। इसमें देश में बढ़ती हुई सांप्रदायिकता का संवेदनात्मक चित्रण किया गया है। बाबुल तेरे देश में सन 2004 का है। इसमें पितृसत्तात्मक समाज में स्त्री की दारुण व्यथा की कथा है। रेत है 2008 का।
अब देखते हैं अन्य महत्वपूर्ण आंचलिक उपन्यासकार व उपन्यास। भगवान दास मोरलवाल का ये 3 ही उपन्यास है, काला पहाड़, बाबुल तेरे देश में और रेत। अब यहाँ पर दिया गया है यमुना दत्त वैष्णव। यमुना दत्त वैष्णव का है शैलवधु 1959 का उपन्यास है। केशव प्रसाद मिश्र का है कोहबर की शर्त 1965 और इस पर फिल्म भी बनी है नदिया के पार। ठीक है, नदिया के पार। अब है मनहर चौहानी, इनका उपन्यास है हिरना सांवरी 1962 का है। योगेंद्र सिन्हा का है बन के मन में 1962। श्याम परमार का है मोरझाला 1963 में प्रकाशित हुई थी। मधुकर गंगाधर का है मोतियों वाले हाथ 1963 का है। फिर से कहो 1964 का है। सुबह होने तक 1969 का है। ठीक है, ये रहे उपन्यास। अब देखते हैं आगे इन लोगों ने उपन्यास लिखा है। मायानंद मिश्रा ने लिखा है माटी के लोग सोने की नैया 1967। रघुवर दयाल सिंह त्रियुगा 1967। रामदेव शुक्ल का है ग्राम देवता 1982, विकल्प 1986। हरगुलाल ने लिखा है भीतरी कुआं 1974। अब देखते हैं प्रगतिवादी या मार्क्सवादी विचारधारा के उपन्यासकारों में प्रथमतः यशपाल का नाम आता है। इनके प्रमुख उपन्यास निम्नांकित हैं। यशपाल के उपन्यास को हम लोग देखेंगे। दादा कामरेड 1941 का है। इसमें क्रांतिकारियों की गतिविधियों का विश्वसनीय चित्रण किया गया है। देशद्रोही 1943 का है। सन 1930 से 1942 तक की राजनीतिक स्थिति का अंकन इसमें किया गया है। दिव्या है 1945 का। यह ऐतिहासिक कल्पना मात्र करके इसमें लिखा गया है। पार्टी कामरेड 1946 का। इसमें कम्युनिस्ट पार्टी की विचारधारा एवं कार्यक्रम का समर्थन किया गया है। मनुष्य के रूप 1949 का है। अमिता 1956 का, ये भी ऐतिहासिक उपन्यास है। और झूठा सच जो कि 2 भाग में है, पहला है 1958 में और दूसरा है 1960 में, और यह नेट के सिलेबस में भी दिया गया है। ठीक है, झूठा सच। जो पहला भाग है उसमें राष्ट्र विभाजन एवं त्रासदी का चित्रण है, और दूसरे भाग में स्वतंत्रता प्राप्ति एवं देश के विकास तथा देश के भावी निर्माण में बुद्धिजीवियों की भूमिका का यथार्थ चित्रण किया गया है इस झूठा सच उपन्यास में। 12 घंटे, यह है 1962 में प्रकाशित हुई थी। इसमें पातिव्रत्य संबंधी परंपरागत मूल्यों की व्यर्थता का चित्रण किया गया है। अप्सरा का श्राप 1965 का, यह ऐतिहासिक पौराणिक उपन्यास है। आगे देखते हैं क्यों फंसे 1968 का है। इसमें काम संबंधों की निर्बाध आज़ादी का चित्रण है। काम संबंधों की निर्बाध आज़ादी का चित्रण किया गया है। मेरी तेरी उसकी बात 1974 का है। इसमें स्वाधीनता आंदोलन एवं उत्तर भारतीय समाज की राजनीतिक संघर्ष का चित्रण है। झूठा सच 2 भागों में प्रकाशित उपन्यास है। प्रथम भाग का नाम वतन और देश तथा दूसरे भाग का नाम देश का भविष्य है, और यह प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, झूठा सच जो उपन्यास है 2 भागों में 58 और 1960 में। उसमें जो पहला भाग था झूठा सच का, वह पहले किस नाम से प्रकाशित हुआ था, तो वतन और देश के नाम से, और दूसरा जो भाग था 1960 का, वह किस नाम से था, तो देश का भविष्य के नाम से। ठीक है, मनमथनाथ गुप्त ने निम्न उपन्यासों की रचना की है। वो कौन कौन से उपन्यास हैं? बहता पानी, चक्की, आस्तीन के सांप, शहीद और सोहदे, षड्यंत्र, रात और दिन, आधी रात की अतिथि, अल जुल्फिकार, ख्याल अच्छा है, तोड़म फोड़म, दिन दहाड़े, शहादत नामा। ये जो 12 उपन्यास है मनमथनाथ गुप्त के हैं। ठीक है, अब देखते हैं रामेश्वर शुक्ल अंचल के जो उपन्यास हैं। रामेश्वर शुक्ल अंचल प्रगतिवादी चेतना, ध्यान रखिएगा क्योंकि ये भी पूछा जाता है कि इनमें से कौन आंचलिक उपन्यासकार नहीं है, या इनमें से कौन मार्क्सवादी या प्रगतिवादी उपन्यासकार नहीं है। ठीक है, तो आप लोग उन नामों को याद रखेंगे तभी आप लोग इसको सही कर पाएंगे। यहाँ कहा जा रहा है कि रामेश्वर शुक्ल अंचल प्रगतिवादी चेतना के उपन्यासकार हैं। इनके जो महत्वपूर्ण उपन्यास है वो नीचे दिए गए हैं। चढ़ती धूप 1945 का है। इसमें सन 1932 से लेकर 1937 तक की राजनीतिक हलचलों का चित्रण हुआ है। उल्का 1947 का, इसमें प्रेम विवाह, स्त्री स्वाधीनता आदि का अंकन है। नई इमारत 1947 का, इसमें भारत छोड़ो आंदोलन पर आधारित यह उपन्यास है। नई इमारत, तो इसको याद रखिएगा, रामेश्वर शुक्ल अंचल का है, 1947 का है, भारत छोड़ो आंदोलन पर आधारित इसमें लिखा गया है उपन्यास में। ठीक है, मरुप्रदीप 1951 का है। इसमें बाल विधवा शांति और विमल के प्रेम का चित्रण है। जो शांति और विमल रहते हैं उनके प्रेम का चित्रण किया गया है मरुप्रदीप में।
अब देखते हैं भैरव प्रसाद गुप्त। भैरव प्रसाद गुप्त प्रगतिवादी उपन्यासकार हैं। इनकी प्रमुख कृतियां हैं शोले, मसाल, गंगा मैया, जंजीरें और नया आदमी। शोले 1946 का है। इसमें कानपुर के मजदूर आंदोलन का चित्रण है। मसाल 1948 का है। इसमें पूर्वांचल की पृष्ठभूमि में द्वितीय विश्व युद्ध, ध्यान रखिएगा, द्वितीय विश्व युद्ध से उत्पन्न इसमें जो आर्थिक संकट एवं राजनीतिक गतिविधि है उसको इसमें दर्शाया गया है। गंगा मैया 1952 का है। इसमें अभावग्रस्त ग्रामीणों के पारस्परिक वैमनस्य का चित्रण है। जंजीरें और नया आदमी 1954 का है। अब देखते हैं सती मैया का चौरा। सती मैया का चौरा 1959 का। इसमें किसानों का शोषण, वर्ग चेतना एवं उनके संघर्ष का अंकन है। धरती 1962 का है। यह एक सर्जक साहित्यकार के संघर्ष का चित्रण है। आशा 1963 का है। कालिंदी 1963, रंभा 1964, नौजवान 1972, काशी बाबू 1987। ये सब उपन्यास किनके हैं? भैरव प्रसाद गुप्त के। ठीक है, अब देखते हैं काशी बाबू हो गया। भाग्य देवता है 1992 का। अंतिम अध्याय 1970 का। ये अंतिम अध्याय उपेंद्रनाथ अस्के के जीवन पर आधारित है, तो ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा, क्योंकि पूछ सकता है कि अंतिम अध्याय जो भैरव प्रसाद गुप्त का उपन्यास है वह किसके जीवन पर आधारित है? तो उपेंद्रनाथ अस्के के जीवन पर आधारित है। ठीक है, अमृत राय समाजवादी उपन्यासकार हैं। अमृत राय कौन है? मुंशी प्रेमचंद के पुत्र थे। इनके प्रमुख उपन्यास हैं बीज 1952, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की विचारधारा एवं आम आदमी के जीवन संघर्ष का इसमें चित्रण है। नागफनी का देश 1953, प्रेम और दाम्पत्य की टकराहट का चित्र है। हाथी के दांत 1956, समाज के दोहरे चरित्र के यथार्थ का चित्रण है। जंगल 1969, वर्तमान सभ्यता को जंगल सभ्यता के रूप में चित्रित किया गया है। सुख दुख 1969, जीवन में सुख दुख की शाश्वत समस्या का चित्रण है। भटियाली 1969, अविवाहित चित्रा के प्रेम द्वंद्व का चित्रण है। ये चित्रा नाम याद रखिएगा। अविवाहित जो चित्रा होती है इसमें नायिका, उसके प्रेम द्वंद्व को दिखाया गया है भटियाली में 1969 में। धुआं 1977 का। इसमें नई पीढ़ी के भटकाव एवं सामाजिक राजनीतिक मूल्यहीनता का चित्रण है। ठीक है, अमृत राय का उपन्यास देख लिया। अब देखते हैं अमरकांत के उपन्यास को। अमरकांत एक प्रगतिशील उपन्यासकार हैं। इनकी प्रमुख कृतियां हैं सूखा पत्ता 1959, इसमें कथानायक कृष्ण की प्रेम कथा का चित्रण है। आकाश पक्षी 1967, स्वाधीन भारतीय समाज के अंतर्विरोधों का अंकन है। काले उजले दिन 1969, इसमें विमाता के व्यवहार से एक व्यक्ति के विघटित चरित्र का अंकन है। ग्राम सेविका 1981, बीच की दीवार 1981 का। इसमें एक स्त्री की अनेक पुरुषों के प्रति आकर्षण की कथा दिखाई गई है। सुखजीवी 1982 का है। सुनर पांडे की पतोहू इन्हीं हथियारों से 2003 का है। इसमें भारत छोड़ो आंदोलन से लेकर स्वतंत्रता प्राप्ति तक के सामाजिक राजनीतिक यथार्थ का चित्रण किया गया इन्हीं हथियारों से, और इस पर इनको पुरस्कार भी मिला है। अमरकांत और सिद्धार्थ शुक्ल को सन 2011 का 45वां भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार संयुक्त रूप से प्राप्त हुआ। भीष्म साहनी के महत्वपूर्ण उपन्यास इस प्रकार हैं। झरोखा 1967, इसमें आर्य समाजी मध्यवर्गीय परिवार का अंकन है। कड़ियाँ 1970, दाम्पत्य जीवन की कटुता और स्त्री की असहाय स्थिति का अंकन है। तमस 1973, भारत विभाजन की सांप्रदायिक विभीषिका का महाकाव्यात्मक अंकन है और ये भी महत्वपूर्ण है। बसंती 1980, दिल्ली महानगर की झुग्गी झोपड़ी वाली गंदी बस्तियों का अंकन है। मैयादास की माड़ी 1988 का। इसमें सन 1840 से लेकर 1920 तक पंजाब के राजनीतिक सामाजिक यथार्थ का अंकन है। कुंतो 1993 का। इसमें नारी जीवन की चिरंतन पराधीनता जन्य पीड़ा का अंकन है। नीलू नीलिमा नीलोफर सन 2000 का है और इसमें प्रेम कहानी में उठने वाले सामाजिक अवरोध को दिखाया गया है। अब देखते हैं मार्कंडे का। मार्कंडे मूलतः कहानीकार हैं। इनके महत्वपूर्ण उपन्यास हैं सेमल का फूल और अग्निबीज। यही दो इनके उपन्यास हैं मार्कंडे का। सेमल का फूल 1959 का है, जबकि अग्निबीज 1981 का। इसमें गांधीवादी विचारधारा के बिखराव और अग्निबीज के रूप में क्रांतिकारी युवा चेतना का अंकन है। जगदीश चंद्र महत्वपूर्ण प्रगतिवादी उपन्यासकार हैं। इनकी रचनाएं निम्न हैं। यादों का पहाड़ 1966, धरती धन्ना अपना 1972 पंजाब के ग्रामीण दलित जीवन पर आधारित है।
पंजाब का ग्रामीण इलाका जो था, वहाँ के जो दलित लोग थे उनके जीवन पर लिखा गया उपन्यास है धरती धन्ना अपना। आधा पुल 1973 का, इसमें युद्ध की विभीषिका का जीवंत अंकन किया गया है। कभी न छोड़े खेत 1976 सामंती जाटों की कहानी है। मुट्ठी भर कांकर 1976 का है, इसमें पंजाब शरणार्थियों के दुख और संघर्ष की कहानी है। अब आगे देखते हैं टुंडा लाट। टुंडा लाट 1978 का, इसमें अस्थायी कमीशन प्राप्त सैनिक सुनील की प्रेम कथा है। अस्थायी कमीशन प्राप्त सैनिक जो सुनील नाम का था उसकी प्रेम कथा का चित्रण किया गया है टुंडा लाट में। घास गोदाम 1985 का, इसमें दिल्ली के आसपास के किसानों की बर्बादी की कहानी है। नरक कुंड में वास 1994 का, इसमें धरती धन्ना अपना उपन्यास का विस्तार किया गया है। तो नरक कुंड में वास को भी आप लोग याद रखिएगा। लाट की वापसी सन 2000 का है। टुंडा लाट उपन्यास का विस्तार है। जमीन तो अपनी थी सन 2001 का है। दलित जीवन से संबद्ध था कथा है इसमें। अब देखते हैं आगे। विशंभरनाथ उपाध्याय प्रतिबद्ध मार्क्सवाद कथाकार हैं। इनकी प्रमुख औपन्यासिक कृतियां हैं। रिछ 1967 का है, इसमें जो रिछ को प्रतीक मानकर समाज के शोषक वर्गों का अंकन किया गया है। पक्षधर 1971 वामपंथी आक्रोश का चित्रण है। जाग मच्छंदर गोरख आया 1983 का है, इसमें मध्यकालीन धर्म साधना एवं तत्कालीन समाज व्यवस्था का अंकन है। दूसरा भूतनाथ 1985 का है, इसमें एक जनहितैषी लड़ाकू पत्रकार का चित्रण है। जोगी मत जाओ 1989 का, इसमें भर्तृहरि के जीवन चरित्र पर आधारित है। विक्षुब्ध 1991 का है। कठपुतली 1992 का है। विश्वबाहु परशुराम 1997 का है और इसमें परशुराम के जीवन चरित्र पर केंद्रित है। देखिए यहाँ भर्तृहरि के जीवन पर, यहाँ परशुराम के जीवन पर, ठीक है, ये अंकन किया गया है। उसके बाद से है प्रतिशोध 1998 का, इसमें देश में व्याप्त भ्रष्टाचार, उपभोक्तावाद, बेईमानी आदि के चित्रण आदि का किया गया है। अब देखते हैं हृदय प्रगतिशील जो है प्रगतिशील उपन्यासकार हैं। इनके उपन्यास अग्रांकित हैं। गांठ 1970 एक प्रतीकात्मक उपन्यास है। हत्या 1971 भोलानाथ की अमानवीयता का अंकन है। एक कहानी अंतहीन 1972 का है और इसमें व्यवस्था के जहरीले अंतहीन कुप्रभाव का अंकन है। सफ़ेद घोड़ा लाल सवार 1976 का है। अदालतों में फैले भ्रष्टाचार पर तीखा व्यंग्य किया गया है। साण 1981 का है। शिक्षण संस्थानों में व्याप्त भ्रष्टाचार का अंकन है। पूर्व जन्म 1985 का है। दंडनायक 1990 का है। कथानायक का अपने अधिकारों के लिए किए गए संघर्ष का अंकन है। कथानायक का अपने अधिकारों के लिए किए गए संघर्षों का अंकन किया गया है। उसके बाद से है पगली घंटी 1995 का है। जेल के परिवेश का चित्रण है। और लास्ट है किस्सा हवेली सन 2004 का है। इनके उपन्यास निम्नलिखित है, ठीक है। अब देखते हैं हृदय का, देख लिए। अब देखते हैं बदिउज्जमा का। प्रगतिवादी उपन्यासकार हैं। इनके उपन्यास निम्नांकित हैं। एक चूहे की मौत 1971 का है। इसमें जो है फैंटेसी शैली में लिखा गया प्रतीकात्मक उपन्यास है। यह छाकों की वापसी 1975 विभाजन के बाद बिहार से पूर्वी पाकिस्तान गए मुसलमानों के मोह भंग का अनुभूतिपूर्ण अंकन है। अपुरुष 1976 प्राइवेट कॉलेज के प्राध्यापकों की मानसिकता का अंकन है। छठा तंत्र 1977 आज की शोषण पर आधारित प्रतीकात्मक उपन्यास है। सभा पर्व 1994 का जो कि अपूर्ण है, तो अपूर्ण को आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। अपूर्ण बदिउज्जमा का है कौन? सभा पर्व। बदिउज्जमा ने एक चूहे की मौत में कथा सरित सागर और काका की मेटारफोसिस नामक कहानी के शिल्प का प्रयोग किया है। किसमें? कथा सरित सागर में। अब देखते हैं मुद्रा राक्षस। मुद्रा राक्षस ने निम्नलिखित उपन्यासों की रचना की है। देखते हैं कौन कौन से उपन्यास हैं। मुद्रा राक्षस ने निम्नलिखित उपन्यासों की रचना की है। अचला एक मनःशक्ति 1975 का है। भगोड़ा 1978 का है।
शोक संवाद 1980 का है। मेरा नाम तेरा नाम 1980 का है। हम सब मनसाराम 1981 का है। शांति भंग 1982 का है। पंचतंत्र 1985 का है। दंड विधान 1986 का है। तो ये सारे उपन्यास किनके हैं? मुद्रा राक्षस के हैं। ध्यान रखिए, मुद्रा राक्षस किसकी रचना है? कमेंट करिएगा। जगदम्बा प्रसाद दीक्षित के महत्वपूर्ण उपन्यास निम्नलिखित हैं। अब देखते हैं जगदम्बा प्रसाद दीक्षित के उपन्यास। इनके उपन्यास हैं कटा हुआ आसमान। कटा हुआ आसमान 1971 का है। इसमें प्रवासी मध्यवर्गीय समाज की घुटन का विश्वसनीय अंकन किया गया है। मुर्दाघर 1974 का है। बम्बई महानगर की भटियारिनों के जीवन यथार्थ का चित्रण है। अकाल 1997 का है। इसमें आज के दुर्दशाग्रस्त गाँव का चित्रण है। अब काशीनाथ सिंह का देखते हैं। काशीनाथ सिंह प्रगतिवादी उपन्यासकार के रूप में प्रसिद्ध हैं। इनकी कृतियां हैं काशी का 80, काशी की सभ्यता एवं संस्कृति का सजीव चित्रण है। अपना मोर्चा 1972 का, इसमें छात्र आंदोलन का चित्रण है। और रेहन पर रघु महुआ चरित्र 2011 का है। इसमें कथानायिका महुआ की मानसिक स्थिति का चित्रण है। जो कथा की नायिका होती है नाम क्या रहता है? महुआ चरित्र में। और यह उपन्यास किसका है? काशीनाथ सिंह का है। अब देखते हैं अब्दुल बिस्मिल्लाह के महत्वपूर्ण उपन्यास निम्नलिखित हैं। समरसेस है 1980 का है। झीनी 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 बदरिया, झीनी 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 चदरिया 1986 का। इसमें बनारस के बुनकरों के जीवन यथार्थ पर आधारित है। जहरवाद विंध्याचल के एक निम्न मध्यवर्गीय मुस्लिम परिवार की कहानी है जहरवाद। अब देखते हैं आगे दंत कथा सन 1990 का है। उसके बाद है मुखड़ा क्या देखें 1996 का है। दलित मुस्लिम परिवार की व्यथा काव्य है। अपवित्राख्यान सन 2008 का है और रावी लिखता है। ठीक है, अब देखते हैं संजीव का उपन्यास। संजीव एक प्रगतिवादी उपन्यासकार है। इनके उपन्यास निम्नलिखित हैं। किसानगढ़ के अहेरी 1981, अवध की सामंती अहेर प्रवृत्ति का चित्रण। सर्कस 1984 सर्कसकर्मियों के जीवन पर आधारित है। सावधान नीचे आ गए 1986 झरिया क्षेत्र की कोयला खान की एक दुर्घटना पर आधारित है। धार 1990 का है। कोयला के अवैध खनन और आदिवासियों के शोषण का चित्रण है। पांव तले दूब झारखंड की जनजातियों और उनके आदर्शों का चित्रण है पांव तले की दूब में। अब देखते हैं आगे संजीव का और है उपन्यास जंगल, जहां शुरू होता है सन 2000 का। इसमें पश्चिमी चंपारण की थारू जनजाति की जो डाकू समस्या है उसको दिखाया गया है। उसके बाद है सूत्रधार है 2003 का। इसमें लोक नाटककार भिखारी ठाकुर के जीवन चरित्र पर आधारित है यह उपन्यास। तो यह इम्पोर्टेंट है, भिखारी ठाकुर का सूत्रधार याद रखिएगा। ठीक है, सूत्रधार। भिखारी ठाकुर को भोजपुरी का शेक्सपियर कहा जाता है। ठीक है, भोजपुरी का शेक्सपियर अगर पूछे, भोजपुरी का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? तो भोजपुरी का शेक्सपियर भिखारी ठाकुर का कहा जाता है। ठीक है, शेक्सपियर भिखारी ठाकुर को कहा जाता है। ठीक है, आकाश चंपा सन 2008 का है। अब चतुर्थ उत्थान है आधुनिकता बोध के उपन्यास। चतुर्थ उत्थान आधुनिकता बोध के उपन्यास। 3 उत्थान हम लोग पढ़ लिए। अब देखते हैं चतुर्थ उत्थान में क्या है। इसमें धर्मवीर भारती कवि उपन्यासकार हैं। धर्मवीर भारती कवि उपन्यासकार है और इनकी रचनाएं हैं गुनाहों का देवता। धर्मवीर भारती का उपन्यास है गुनाहों का देवता 1949। इसमें चंदर और सुधा, ये नाम याद रखिएगा, मोस्ट है ये चंदर और सुधा के किशोर भावुक प्रेम की करुण कहानी है गुनाहों के देवता में। सूरज का 7वां घोड़ा 1952 का है। इसमें अलिफ लैला पंचतंत्र आदि की कथा प्रविधि पर नगरीय निम्न मध्यवर्ग के कटु यथार्थ का चित्रण है। अब देखते हैं इनके बस 2 ही उपन्यास थे, धर्मवीर भारती के गुनाहों का देवता और सूरज का 7वां घोड़ा। राजेंद्र यादव के महत्वपूर्ण उपन्यास हैं प्रेत बोलते हैं 1952 का। इसमें असफल दाम्पत्य जीवन का चित्रण है। उखड़े हुए लोग 1956 का। इसमें नेता भैया के रूप में राजनीतिज्ञों की असलियत का अंकन है। कुलटा 1958 का है। सह और मात 1959 का है। इसमें युवा कहानी लेखिका के प्रेम का अंकन है। 1 इंच मुस्कान 1943 का है। इसमें अमर रंजना और अमला के प्रेम का चित्रण है। अमर रंजना और अमला के प्रेम का चित्रण है 1 इंच मुस्कान में। उसके बाद से अनदेखे अनजान फूल 1963 का। इसमें एक कुरूप लड़की की कुंठित मानसिकता
कुंठित मानसिकता तथा उसके सपनों का अंकन किया गया है। अब देखते हैं आगे मंत्रविद्ध। मंत्रविद्ध है 1967 की रचना। प्रेत बोलते हैं उपन्यास को सन 1960 ईस्वी में सारा आकाश नाम से प्रकाशित कराया था। एक इंच मुस्कान की रचना राजेंद्र यादव ने अपनी पत्नी मनु भंडारी के सहलेखन में की है। प्रभाकर माचवे प्रयोगवादी कवि उपन्यासकार हैं। इनके उपन्यास निम्न हैं। अब इनके उपन्यास इधर दिए गए हैं। परंतु साचा जो 30 40 50 दर्द के पाबंद किस लिए लापता। ठीक है। एक तारा, द्वाभा की दोष, किशोर, अनदेखा और द्वित, आँख मेरी बाकी उनका। आँख मेरी बाकी उनका ये सब रचनाएं किनकी हैं तो प्रभाकर माचवे की हैं। ठीक है। परंतु एक तारा, साचा, द्वाभा, जो, किशोर, 30 40 50, अनदेखा, दर्द के पैबंद, दूत, किस लिए, आँख मेरी बाकी उनका। ठीक है। अब देखते हैं आगे नरेश मेहता कवि उपन्यासकार हैं। इनके उपन्यास हैं डूबते मस्तूल 1954 का है। इसमें कथा नायिका रंजना के माध्यम से स्त्री की समस्या का चित्रण दिखाया गया है। एक कथा नायिका का नाम लिख लीजिए। या पथबंधु था 1962 का। इसमें जो आदर्शवादी दंपति श्रीधर और सरस्वती के जीवन संघर्ष का अंकन है। ये दोनों पति पत्नी रहते हैं, श्रीधर और सरस्वती। ठीक है। और ये किसमें दिखाया गया है, यह पथबंधु था में। धूमकेतु एक श्रुति है। बालक उदयन के शैशव अवस्था का मनोवैज्ञानिक चित्रण किया गया है उदयन के। ठीक है। उदयन नाम याद रखिएगा। किसमें है, धूमकेतु एक श्रुति में। 2 एकांत 1964 का। इसमें आधुनिक समाज में स्त्री पुरुष के बनते बिगड़ते संबंधों का अंकन है। नदी यशस्वी है 1967 का है। उदयन की किशोरावस्था की अनंत जिज्ञासा का अंकन है। प्रथम फाल्गुन 1968 का है। इसमें महिम और गोपा के प्रगाढ़ प्रेम का चित्रण है। महिम और गोपा किसमें है, प्रथम फाल्गुन में, महिम और गोपा। अब देखते हैं आगे उत्तर कथा 2 भागों में है। पहला भाग है 1979 में, दूसरा भाग है 1982 में। 1979 में जो उपन्यास है उसमें मालव के कुलीन ब्राह्मण परिवार के जीवन यथार्थ का चित्रण है। और दूसरा उत्तर कथा जो है 1982 में। ठीक है। अब देखते हैं गिरधर गोपाल के महत्वपूर्ण उपन्यास। गिरधर गोपाल के महत्वपूर्ण उपन्यास। ठीक है। गिरधर गोपाल के उपन्यास है चांदनी के खंडहर 1954 का। इसमें 24 घंटे की कथा प्रस्तुत की गई है। कंदील और कुहासी 1969 का। इसमें मध्य वर्ग के आर्थिक संघर्ष, व्यवस्था और निराशा का चित्रण है। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना कवि उपन्यासकार है। इनके 2 ही उपन्यास थे। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना कवि उपन्यासकार। इनके उपन्यास हैं सोया हुआ जल 1954, एक प्रतीकात्मक उपन्यास है। और पागल कुत्तों का मसीहा 1977 का। इसमें कुत्तों के प्रतीक में रूढ़ जीवन मूल्यों का चित्रण है। उसके बाद से शून्य चौखट 1981 का है। इसमें बालक के स्वभाव का चित्रण है। कमलेश्वर हिंदी के प्रतिष्ठित और महत्वपूर्ण उपन्यासकार हैं। इनकी कृतियाँ दी जा रही हैं। यानी सर्वेश्वर दयाल सक्सेना के हम लोगों ने उपन्यास देख लिए। अब देखते हैं कमलेश्वर के उपन्यास। ठीक है। कमलेश्वर के उपन्यास हैं एक सड़क 57 गलियाँ 1957 का है। लीला नौटंकी करके जीविकोपार्जन करने वाले समाज का चित्रण है। इसमें डाक बंगला 1959 का। इसमें मातृहीन कथा नायिका ईरा की संघर्ष कथा का चित्रण है। तो ये ईरा नाम याद रखिएगा। ठीक है। उसके बाद से है अगला उपन्यास लौटे हुए मुसाफिर 1961 का। इसमें सांप्रदायिक समस्या का चित्रण है। समुद्र खोया हुआ 1967 का है। 1967 का है। समुद्र में खोया हुआ आदमी। और इसमें क्लर्क जो श्यामलाल है, उनकी पुत्री तारा है, पुत्र वीरन है। उन तीनों की कथा है। श्यामलाल, तारा और वीरन की कथा है। काली आंधी 1974 का है। इसमें स्त्री के राजनीतिक और पारिवारिक दायित्व पर द्वंद्व चित्रण है। ठीक है। अब देखते हैं आगे है तीसरा आदमी 1976 का है। इसमें मध्यवर्गीय दंपत्ति के बीच तीसरे व्यक्ति के प्रवेश की कहानी है। वही बात 1980 का है। इसमें मध्यवर्गीय स्त्री की विसंगति एवं भटकाव का चित्रण है। सुबह दोपहर शाम 1982 का है। और इसमें स्वतंत्रता संग्राम में क्रांतिकारी दल की भूमिका का चित्रण है। रेगिस्तान 1988 का। इसमें आदर्शों के टूटने का मार्मिक चित्रण है। ठीक। उसके बाद से कितने पाकिस्तान सन 2000 का है। कितने पाकिस्तान सन
2000 का है। अब देखते हैं कृष्ण बलदेव वैद्य के जो महत्वपूर्ण उपन्यास है उसको। कृष्ण बलदेव वैद्य के महत्वपूर्ण उपन्यास हैं उसका बचपन। कृष्ण बलदेव वैद्य का उपन्यास है उसका बचपन 1957, विमल उर्फ जाए तो जाए कहाँ 1974, दूसरा न कोई 1978, दर्द ला दवा 1980, गुजरा हुआ जमाना 1980, काला कोलाज 1989, नर नारी 1996, मायालोक 1999, एक नौकरानी की डायरी सन 2000। काला कोलाज को वैद्य जी ने अनुपन्यास की संज्ञा दी है। ये जो काला कोलाज है 1989 का, इसको वैद्य जी यानी कृष्ण बलदेव वैद्य ने अनुपन्यास की संज्ञा दी है। ठीक है। लक्ष्मीकांत वर्मा कवि उपन्यासकार हैं। इनके प्रमुख उपन्यास निम्न हैं, नीचे दिए गए हैं लक्ष्मीकांत वर्मा के उपन्यास। इनके जो उपन्यास हैं, खाली कुर्सी की आत्मा 1958, खाली कुर्सी की आत्मा 1958, इसमें समूची कथा एक खाली कुर्सी के द्वारा कही गई है। कटी हुई जिंदगी कटा हुआ कागज 1965 का, इसमें जीवन की अस्वीकृतियों, निरर्थकताओं आदि का चित्रण है। कोयला और आकृतियाँ 1970 का, इसमें स्त्री पुरुष के यौन संबंधों का खुला चित्रण है। और सफ़ेद चेहरा 1971 का है, यह एक रोमानी कथा है। टेरिकोटा 1971 का है, महाभारत के आधार पर महानगरीय जीवन की यंत्रणा का अंकन है। और तीसरा प्रसंग है 1972 का, और लास्ट है उपन्यास मुंशी राय ज़्यादा। ये है लक्ष्मीकांत वर्मा के उपन्यास। अब देखते हैं, टेरिकोटा इटालियन शब्द है जिसका अर्थ है मिट्टी की मूर्ति या मिट्टी का खिलौना। जो ये टेरिकोटा आप देख सकते हैं उपन्यास 1971 का, उसी की बात कर रहा है कि यह टेरिकोटा नाम जो है इटालियन शब्द है जिसका अर्थ है मिट्टी की मूर्ति या मिट्टी का खिलौना। ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे। मोहन राकेश ने 3 उपन्यासों की रचना की है जो निम्न है। अंधेरे बंद कमरे 1961, इसमें दिल्ली के अभिजात्य वर्गीय हरवंश और नीलिमा के दाम्पत्य जीवन का चित्रण है। तो ये दोनों नाम आप लोग याद रखिए। फिर उसके बाद से न आने वाला कल 1968 का है, इसमें एक पहाड़ी प्रदेश के मिशनरी स्कूल के अध्यापक का चित्रण है। और अंतराल है 1972 का, इसमें स्त्री पुरुष संबंधों की जटिलता का चित्रण है। मोहन राकेश के 3 उपन्यास कौन कौन से हैं? अंधेरे बंद कमरे, न आने वाला कल, अंतराल। अंधेरे बंद कमरे, न आने वाला कल और अंतराल मोहन राकेश के 3 उपन्यास हैं। अब देखते हैं राजकमल चौधरी। ये जो है कवि उपन्यासकार हैं। इनके उपन्यास इस प्रकार हैं। उपन्यास है नदी बहती थी 1962 का, इसमें सामाजिक राजनीतिक विद्रूपता का चित्रण है राजकमल चौधरी का। उसके बाद से शहर था शहर नहीं था 1966 का है। मछली मरी हुई इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, या 1966 का है। इसमें समलैंगिकतावादी स्त्रियों के व्यवहार और मानसिकता का चित्रण है। देगा था 1966 का, इसमें मुक्त यौनाचार का चित्रण है। 20 रानियों के 22 को 1972 का, इसमें फिल्म जगत की बदसूरत चीज़ों और बदसूरत सच्चाइयों की कहानी है। अब देखते हैं निर्मल वर्मा अवसाद, निराशा, अलगाव बोध, संतरास भाव, मन की अंधकार भरी गुफाओं में भटकने वाली चेतना के उपन्यासकार हैं। कौन? निर्मल वर्मा। ठीक है, निर्मल वर्मा। इनके उपन्यास हैं वे दिन 1964 का है, यह चेकोस्लोवाकिया की पृष्ठभूमि पर आधारित है। लालटीन की छत 1974 का है, यह एक वयस्कंधी लड़की की मानसिकता का चित्रण है। एक चिथड़ा सुख 1979 का है, इसमें विट्टी ईश मुन्नू आदि की आधुनिक जिंदगियों की कहानी है। नाम याद रखिए एक चिथड़ा सुख में विट्टी ईश और मुन्नू, विट्टी ईश और मुन्नू। और रात का रिपोर्टर है 1989 का, आंसक जो रात का रिपोर्टर है 1989 का, यह आतंक, अविश्वास, रहस्य और मानसिक यातना का अंकन है। आतंक, अविश्वास, रहस्य और मानसिक यातना का अंकन है। और अंतिम अरण्य सन 2000 का है। ठीक है, अंतिम अरण्य सन 2000 का है। ठीक है, निर्मल वर्मा का। अब देखते हैं दुष्यंत कुमार का। दुष्यंत कुमार कवि उपन्यासकार। इनके उपन्यास हैं छोटे छोटे सवाल 1964 का है, इसमें कॉलेज परिसर में पनपते भ्रष्टाचार एवं अनुशासनहीनता का अंकन है। आंगन में एक वृक्ष 1969 का है, इसमें एक स्त्री का अपने सौतेले पुत्र के प्रति निश्चल प्रेम का चित्रण है। तो ये दोनों जो उपन्यास है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखिएगा, दुष्यंत कुमार का। कुछ महत्वपूर्ण उपन्यासकार व कथ्य इस प्रकार से हैं। अब यहाँ दिया गया है रमेश बख्शी। इनके उपन्यास से 18 सूरज के पौधे 1965 का है, और इसमें मध्य वर्ग के क्षोभ और विद्रोह भरे युवक की मानसिकता का अंकन है। श्रीकांत वर्मा, इनका उपन्यास है दूसरी बार, यह 1968 की रचना है, और इसमें महानगरों में स्त्री पुरुष के बीच उभरने वाले नए संबंधों का चित्रण है। ओम प्रकाश
ओम प्रकाश दीपक का है कुछ जिंदगियां बेमतलब। कुछ जिंदगियां बेमतलब 1968 का है। इसमें समकालीन जिंदगी का तल्ख चित्रण है। गिरीश अस्थाना धूप छाई रंग है। गिरीश अस्थाना क्या है? धूप छाई रंग है 1970 का। इसमें द्वितीय विश्व युद्ध और दफ्तर की जिंदगी का बड़े पैमाने पर चित्रण है। द्वितीय विश्व युद्ध और दफ्तर की जिंदगी का बड़े पैमाने पर चित्रण किया गया है। मुक्तिबोध का है विपात्र 1970 का है। इसमें मध्यवर्गीय मानस की आस्था और वैचारिक उहापोह का चित्रण है। प्रमोद सिन्हा उसका शहर उपन्यास है 1970 का। इसमें आधुनिकता बोध का चित्रण है। अब देखते हैं आगे है इब्राहिम शरीफ। इब्राहिम शरीफ का है अंधेरे के साथ 1972 का। इसमें एक व्यक्ति का समाज की क्रूर शक्तियों से संघर्ष की कहानी है। गोपाल उपाध्याय का है एक टुकड़ा इतिहास 1975 का। इसमें दलित महिला चनुली, ये नाम याद रखिएगा, चनुली के जीवन संघर्ष का चित्रण है। महीप सिंह का है यह भी नहीं 1976 का है। इसमें स्त्री पुरुष के असफल व तनावपूर्ण संबंध का अंकन है। भीमसेन त्यागी नंगा शहर है। भीमसेन त्यागी का उपन्यास नंगा शहर यह है 1977 का। इसमें आधुनिक पूंजीवादी तंत्र की भयावह स्थिति का अंकन है। विपिन कुमार अग्रवाल का है बीती आप बीती आप। बीती आप बीती आप 1978 का है। इसमें साहित्यकारों के जीवन की असंगति का चित्रण है। रमेश चंद्र सिन्हा एक है रमेश चंद्र शाह और यहाँ है रमेश चंद्र सिन्हा। इनका जो उपन्यास है सोमाचरित 1980 का है। इसमें मानव समाज की पूंजीवाद से साम्यवाद की ओर यात्रा का अंकन किया गया है। रविंद्र कालिया का एक खुदा सही सलामत है, यह 2 भागों में है और यह 1982 में पहला भाग प्रकाशित होता है, दूसरा भाग 1984 में प्रकाशित होता है। पहले भाग में नारी शोषण का चित्रण है और दूसरे भाग में चुनावी राजनीति का सजीव अंकन किया गया है खुदा सही सलामत है में। ठीक है। दूधनाथ सिंह का है आखिरी कलाम 2003 का है। इसमें बाबरी मस्जिद ध्वंस की घटना पर आधारित है यह उपन्यास आखिरी कलाम। अब देखते हैं गिरीश अस्थाना। गिरीश अस्थाना का धूपछाई रंग युद्ध विषय पर लिखा हिंदी का पहला श्रेष्ठ उपन्यास है। धूपछाई रंग याद रखिएगा। धूपछाई रंग युद्ध विषय पर लिखा गया हिंदी का पहला श्रेष्ठ उपन्यास है। पहला लग गया इसलिए इसको याद रखिएगा। ठीक है, पहला है इसलिए इसको याद रखिएगा। अब देखते हैं गिरिराज किशोर के महत्वपूर्ण उपन्यास। इनके उपन्यास है लोग 1966। इसमें यशवंत राय के द्वंद्व, तनाव, अहंकार और संतरास का चित्रण है। चिड़ियाघर है 1968 का। इसमें रोजगार दफ्तर की जिंदगी का यथार्थ अंकन है। यात्राएं 1971 का। इसमें पति पत्नी के बीच की मानसिक दूरी का चित्रण है। जुगलबंदी 1973 का। इसमें अंग्रेजी सत्ता का अंत और कांग्रेस के रूप में नए सत्तावर के उदय का अंकन है। 2 है। अब ये उपन्यास देख लीजिए। दो उपन्यास किसका है? गिरिराज किशोर का और यह 1974 का उपन्यास है। इंद्रसून 1978 का। यह फैंटेसी शैली में लिखा गया उपन्यास है। दावेदर 1979 का है। यथा प्रस्तावित 1982 का है। इसमें सरकारी कर्मचारियों के क्रूरता भरे व्यवहार का चित्रण है। तीसरी सत्ता 1982 का है। इसमें आधुनिक नारी के दाम्पत्य संबंध में उत्पन्न जटिलताओं का अंकन है। ठीक है। अब देखते हैं अगला उपन्यास परिशिष्ट 1984 का। इसमें तकनीकी शिक्षा संस्थानों में हरिजन विरोधी वातावरण का चित्रण है परिशिष्ट में। असलहा 1987 में। वर्तमान दुनिया में हथियार संग्रह की होड़ का चित्रण है। अंतर्ध्वंस 1990 का। इसमें तीसरी दुनिया के देशों की युवा प्रतिभाओं के अमानवीय शोषण का अंकन किया गया है। अब देखते हैं आगे ढाई घर है 1991 का। यह समाज, मनुष्य और प्रतिष्ठानों के बदलते रिश्तों का चित्रण है इस उपन्यास में। पहला गिरमिटिया 1999 का। इसमें महात्मा गांधी के जीवन चरित्र पर आधारित है, तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा। ठीक है। महात्मा गांधी के जीवन चरित्र पर आधारित लिखा गया उपन्यास कौन सा है? गिरिराज पहला गिरमिटिया। ठीक है, पहला गिरमिटिया महात्मा गांधी के जीवन पर लिखा गया उपन्यास है। एक आग दरिया है 2007 का है। एक आग दरिया है सन 2007 का है। महेंद्र भल्ला के महत्वपूर्ण उपन्यास इस प्रकार हैं। एक पति के नोट्स 1967 का है और इसमें आधुनिक दाम्पत्य की जीवन की समस्या को दिखाया गया है। दूसरी तरफ 1967 का। इसमें प्रवासी जीवन की विडंबना और संतरास का चित्रण है। और उड़ने के पेस्तर 1987 का और इसमें भी सेम वही विषय वस्तु दी गई है, प्रवासी जीवन की विडंबना और संतरास का चित्रण। 2 देश और तीसरी उदासी 1997 का है। अब देखते हैं आगे सुरेश सिन्हा ने 2 महत्वपूर्ण उपन्यासों की रचना की है। वो कौन कौन है? सुबह अंधेरे पथ पर, पत्थरों का शहर। सुबह अंधेरे पथ पर 1967 का है और पत्थरों का शहर 1971 का है। इसमें नई पीढ़ी की दिशाहीनता का अनुभूतिपूर्ण
चित्रण किया गया है। ठीक है, अब देखते हैं गंगा प्रसाद बीमल का। गंगा प्रसाद बीमल ने निम्नलिखित उपन्यासों की रचना की है। इन्होंने लिखा है अपने से अलग 1969, कहीं कुछ और 1971, मरीचिका 1973 और मृगांतक 1978। ठीक है, गंगा प्रसाद बीमल का हम लोगों ने देख लिया। अब देखते हैं गोविंद मिश्र का। गोविंद मिश्र के उपन्यास निम्नलिखित हैं। वह अपना चेहरा 1970 का, इसमें दफ्तरी जीवन का अंकन है। उतरती हुई धूप 1971 का, इसमें किशोरावस्था के प्रेम का चित्रण है। लाल पीली जमीन 1976 का, इसमें बुंदेलखंड के परिवेश और जनजीवन की स्थिति का अंकन है। हुजूर दरबार 1981 का, इसमें राजा फर्जीवाड़ों की जीवन पद्धति और मानसिकता का चित्रण है। तुम्हारी रोशनी में 1985 का है, इसमें दफ्तरशाही समाज का सजीव अंकन किया गया है। धीरे धीरे समीर 1988 का है। यह रिपोर्टाज शैली में लिखा गया उपन्यास है, तो इसको याद रखिएगा। धीरे समीर 1988 का है और यह रिपोर्टाज शैली में लिखा गया उपन्यास है। 5 आंगनों वाला घर 1995 का, इसमें संयुक्त परिवार के टूटने का संवेदनात्मक चित्रण है। जब संयुक्त परिवार था तो 5 आंगन एक ही में था, और जब अलग अलग हुए तो 5 आंगन 5 तरह के हो गए। ठीक है, फूल इमारतें और बंदर सन 2000 का, इसमें समकालीन नौकरशाही और राजनीति के यथार्थ का चित्रण है। कोहरे में कैद रंग सन 2004 का है और धूल पौधों पर सन 2008 का है। ठीक है, ये दोनों उपन्यास महत्वपूर्ण है, कोहरे में कैद रंग और धूल पौधों पर, गोविंद मिश्र का। आगे देखते हैं अभिमन्यु अनंत का। ठीक है, अभिमन्यु अनंत का है। अभिमन्यु अनंत मॉरिशस के हिंदी उपन्यासकार हैं। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं नदी बहती रही 1970, आंदोलन 1971, एक बीघा प्यार 1972, जम गया सूरज 1973, तपती दोपहरी 1977, लाल पसीना 1977, कुहासे का दायरा 1978, शेफाली 1979, हड़ताल कब होगी 1979, अपनी ही तलाश 1982, अपनी अपनी सीमा 1983, गांधी जी बोले थे 1984, लहरों की बेटी 1995, एक उम्मीद और, एक नदी बहती रही, आंदोलन, एक बीघा प्यार, जम गया सूरज, तपती दोपहरी, लाल पसीना, कुहासे का दायरा, शेफाली, हड़ताल कब होगी, अपनी ही तलाश, अपनी अपनी सीमा, गांधी जो बोले थे, लहरों की बेटी, एक उम्मीद और। ये 14 उपन्यास किनका है? अभिमन्यु अनंत का है। ठीक है, अब देखते हैं आगे। अभिमन्यु अनंत प्रथम विदेशी हिंदी लेखक हैं। अभिमन्यु अनंत प्रथम विदेशी हिंदी लेखक हैं जो अपने देश के संबंध में हिंदी भाषा में उपन्यास लिखे हैं। इन्हें मॉरिशस का प्रेमचंद कहा जाता है। अगर पूछे मॉरिशस का प्रेमचंद किसे कहा जाता है तो अभिमन्यु अनंत को कहा जाता है। भगवान सिंह के महत्वपूर्ण उपन्यास निम्नलिखित हैं। भगवान सिंह ने लिखा है महाविशग 1973 का, इसमें अश्वघोष कृत बुद्ध चरित्र के आधार पर बुद्ध के जीवन चरित्र का अंकन है। अपने अपने राम 1992 का, इसमें राम कथा की औपन्यासिक पुनर्व्याख्या है। उन्माद 1999 का, इसमें सांप्रदायिक उन्माद का चित्रण है। शुभ्रा सन 2000 का, शुभ्रा और देवेश की जीवन कथा का चित्रण है। ठीक है, देवेश ठाकुर ने निम्नलिखित उपन्यासों की रचना की है। यह लिखते हैं भ्रमभंग 1975 का, इसमें एक युवक के अपने परिवेश से संघर्ष का चित्रण है। प्रिय सवनम 1978 का, इसमें निम्न मध्यवर्ग के युवक की मानसिकता का अंकन है। जनगाथा 1985 का है। गुरुकुल 1989 का है। अब देखते हैं कामता नाथ के महत्वपूर्ण उपन्यास। कामता नाथ के महत्वपूर्ण उपन्यास यहाँ दिया गया है कि समुद्र तट पर खुलने वाली खिड़की। समुद्र तट पर खुलने वाली खिड़की 1975 का है। एक और हिंदुस्तान, तुम्हारे नाम, काल कथा, पिघलेगी बर्फ। एक और हिंदुस्तान, तुम्हारे नाम, काल कथा, पिघलेगी बर्फ। और एक और हिंदुस्तान है 1977 का, इसमें जेल की ज़िंदगी का चित्रण है। एक और हिंदुस्तान में जेल की जो ज़िंदगी होती है उसको दिखाया गया है। तुम्हारे नाम 1979 का, इसमें किशोर प्रेम का चित्रण है। काल कथा 1998 का, इसमें सन 1918 से 1929 तक की कालावधि के उत्तर भारतीय जीवन का अंकन है। पिघलेगी बर्फ 2006 का है। पिघलेगी बर्फ सन 2006 का है। इसमें मनुष्य की परिस्थिति जन्य जीवन यात्रा का चित्रण है। किसमें? पिघलेगी बर्फ में। ठीक है, पिघलेगी बर्फ में, यह कामता नाथ का। ठीक है, अब देखते हैं आगे योगेश गुप्त का। योगेश गुप्त के उपन्यास इस प्रकार हैं। अधिकार विसर्जन 1976, उनका फैसला 1977, पहला अंत 1978, छोटे बड़े डर 1979, अकारण 1980, उपसंहार 1980, अनायास 1982। ये 7 जो उपन्यास है ये हैं योगेश गुप्त के। अधिकार विसर्जन, उनका फैसला, पहला अंत, छोटे बड़े घर, डर, अकारण, उपसंहार और अनायास। अब देखते हैं रविंद्र वर्मा का। रविंद्र वर्मा के उपन्यास निम्नलिखित हैं।
इनके उपन्यास है किस्सा तोता सिर्फ तोता। किस्सा तोता सिर्फ तोता 1977 का है। गाथा शेख चिल्ली 1981 का है। माँ और अश्वत्थामा 1984 का है। इसमें अश्वत्थामा के प्रतीक छाया के रूप में रमेश लाल का चित्रण है। अश्वत्थामा के प्रतीक छाया के रूप में रमेश लाल नाम याद रखिएगा। रमेश लाल का जो चित्रण किया गया किसमें, माँ और अश्वत्थामा में, ठीक है। आगे देखते हैं जवाहर नगर। जवाहर नगर 1995 का। इसमें सन 1975 की आपातकाल की राजनीतिक स्थिति पर आधारित है यह उपन्यास। 99 याद रखिए। 1998 का। इसमें मध्यवर्गीय परिवार की जिंदगी और मानसिकता का अंकन है। पत्थर ऊपर पानी सन 2000 का। इसमें वृद्धावस्था की स्थितियों और अनुभूतियों का अंकन है। मैं अपनी झांसी नहीं दूंगा सन 2004 का। इसमें अर्थ प्रधान अमानवीय संस्कृति के विरोध का अंकन है। और 10 बरस का भंवर सन 2008 का है। रमेश चंद्र शाह प्रतिष्ठित आलोचक और उपन्यासकार हैं। इनके उपन्यास निम्न हैं। गोबर गणेश 1978 का है। कथानायक विनायक के आकांक्षाओं और सपनों के बनने टूटने का चित्रण है। यह जो विनायक है इसके बारे में बात कही गई है इसमें गोबर गणेश में। उसके बाद से किस्सा गुलाम 1986 का है। इसमें दलित कथानायक कुंदन की कुंठा और विद्रोह भावना का चित्रण है। ये कुंदन, ठीक है, कुंदन। पूर्वापर 1990 का। इसमें दो मित्रों के बचपन की कहानी है। आखिरी दिन 1992 का। इसमें नैतिक पतन अमानवीयता आदि का चित्रण है। पुनर्नवास 1995 का। इसमें कथानायक प्रोफेसर नाथ की ऊब का चित्रण है। प्रोफेसर नाथ की ऊब का चित्रण है। अब देखते हैं आगे प्रणव कुमार बंदोपाध्याय। प्रणव कुमार बंदोपाध्याय ने निम्नलिखित उपन्यासों की रचना की है। यह लिखते हैं खबर 1978 का। गोपीगंज संवाद 1981 का। इसमें ब्रिटिश उपनिवेश के विरुद्ध लड़े जाने वाले स्वाधीनता संग्राम का अंकन है। आदिकांड 1985 का। इसमें ग्रामीण अंचलों में अंग्रेजों के विरुद्ध लड़े गए लड़ाई का चित्रण है। अमृतपुत्र 1980 का है। फिर उसके बाद से पदातिक 1995 का। इसमें रामायण के अयोध्या कांड पर आधारित है। पंचवटी 1999 रामायण के अरण्य कांड पर आधारित है, ठीक है। अरण्य कांड और अयोध्या कांड। पदातिक अयोध्या कांड पर आधारित है। पंचवटी अरण्य कांड पर आधारित है, ठीक है। रामायण में कितने कांड है? 7, ठीक है। अब देखते हैं विनोद कुमार शुक्ल के उपन्यास। विनोद कुमार शुक्ल के उपन्यास है एक नौकर की कमीज 1979। इसमें दफ्तर के परिवेश एवं बाबुओं की बेचारगी का अंकन है। खिलेगा तो देखेंगे 1996 का। इसमें एक अध्यापक के परिवार का अंकन है। दीवार में एक खिड़की रहती थी 1997। इसमें कथानायक रघुवीर प्रसाद के जीवन का चित्रण है। हरी घास की छप्पर वाली झोपड़ी और पौना पहाड़, ये चारों जो उपन्यास है विनोद कुमार शुक्ल के। आलोचकों ने विनोद कुमार शुक्ल के दीवार में एक खिड़की रहती थी उपन्यास को निम्न मध्यवर्गीय जीवन का जादू कहा है। अब देखते हैं मणि मधुकर हैं उनके प्रतिष्ठित उपन्यास। मणि मधुकर के प्रतिष्ठित उपन्यास निम्नांकित हैं। इनके उपन्यास हैं सफ़ेद मेमने। 1971 का है। इसमें राजस्थान के नेगिया, बराऊ, गाबासी जैसी ढाड़ियों में बसे लोगों की कथा है। पत्तों की बिरादरी 1979 का। इसमें राजस्थान और पाकिस्तान की सीमा पर स्थापित राहत शिविरों की जिंदगी का अंकन है। पिंजरे में पन्ना 1981 का। इसमें रम्या और सोनटके के जीवन का अंकन है। श्रवण कुमार गोस्वामी ने निम्नांकित औपन्यासिक कृतियों की रचना की है। ये लिखते हैं जंगल तंत्रम 1979 का। इसमें लोकतंत्र की असलियत का चित्रण है। सेतु 1981 का है। भारत बनाम इंडिया 1983 का। इसमें समकालीन भारत के गांवों की पीड़ा का चित्रण है। दर्पण झूठ न बोले 1983 का है। इसमें समकालीन समाज में फैले आर्थिक राजनीतिक भ्रष्टाचार का चित्रण है। दर्पण झूठ न बोले, ठीक है। राहु केतु 1984 का। इसमें एक ईमानदार व्यक्ति और भ्रष्ट समकालीन राजनीति का चित्रण है। मेरे मरने के बाद 1985 का। इसमें हिंदी लेखक की नियति का चित्रण है। चक्रव्यूह 1988 का। इसमें विश्वविद्यालय परिसर की वास्तविकताओं का अंकन किया गया है। यह है श्रवण कुमार गोस्वामी के उपन्यास। अब देखते हैं आदमखोर है 1992 का। एक टुकड़ा सच है 1992 का। हस्तक्षेप 2002 का है। और कहानी एक नेताजी की 2005 का है। मनोहर श्याम जोशी किस्सागो के रूप में प्रसिद्ध हैं। इनके उपन्यास निम्नलिखित हैं। कुरु कुरु स्वाहा 1980 का। इसमें बम्बई महानगर के फिल्म जगत के यथार्थ का चित्रण है। कुरु कुरु स्वाहा में तो इसको याद रखिएगा।
कसब क्या जाने, यह 1987 का यह एक प्रेम कथा है। हरी या हरक्यूलिस की हैरानी, यह 1994 का, इसमें हुमायूं गढ़वाल क्षेत्र के जनजीवन का चित्रण है। टाटा प्रोफेसर 1995 का है, इसमें एक स्कूल शिक्षक के व्यंग्य चित्र का अंकन है। हमजाद 1996 का, इसमें बाजारवादी प्रवृत्ति का चित्रण है। क्या आप, जिसका एक और नाम है अजीब, वह 2001 का है, इसमें कुर्मांचल के वाल्मीकि नगर की कहानी है। कौन हूँ मैं 2006 का है, इसमें प्रसिद्ध भूवाल सन्याल के केस पर आधारित है यह उपन्यास। कौन हूँ मैं, मनोहर श्याम जोशी का। आगे देखते हैं सुरेंद्र वर्मा का। सुरेंद्र वर्मा बहुत प्रसिद्ध उपन्यासकार हैं। इनके प्रकाशित उपन्यास निम्न हैं। ये क्या लिखते हैं, अंधेरे से परे 1980, अंधेरे से परे 1980। उसके बाद से लिखते हैं मुझे चाँद चाहिए 1983, मुझे चाँद चाहिए 1983। इस पर इनको अकादमी पुरस्कार भी मिला है। और तीसरा है दो मुर्दों के लिए गुलदस्ता, दो मुर्दों के लिए गुलदस्ता सन 1998 का है। ठीक है, और ये तीनों जो उपन्यास आप देख रहे हैं, ये तीनों उपन्यास सुरेंद्र वर्मा के हैं। एक प्रश्न इसमें पूछा था कि वशिष्ठ नायिका, वर्षा वशिष्ठ नायिका किसमें है, तो यह मुझे चाँद चाहिए जो उपन्यास है 1993 का सुरेंद्र वर्मा का, उसमें है। ठीक है, अब देखते हैं द्रोणवीर कोहली, नरेंद्र कोहली नहीं, द्रोणवीर कोहली के प्रमुख उपन्यास निम्नलिखित हैं। इनका उपन्यास है हवेलियों वाले, हवेलियों वाले 1980 का है। उसके बाद से चौखट 1981 का है। आंगन का कोठा 1985 का है। ठीक है, तो 1985 का है, यहाँ पर लिख देते हैं आंगन का कोठा 1985 का। इनके और उपन्यास हैं, लेकिन वो उपन्यास हम कल वाली क्लास में यानी अगले वाली क्लास में पढ़ेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। ये क्लास आप लोगों को कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और इसको हमेशा रिवीजन करते रहिए, क्योंकि इससे प्रश्न कोई भी एग्ज़ाम हो, टीजीटी, पीजीटी, नेट, जेआरएफ, कहीं भी हो, हिंदी का एग्ज़ाम कोई भी हो, इससे प्रश्न पूछता है। ठीक है, तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले क्लास में एक नए पेज के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और पढ़ते रहिए। धन्यवाद।